हेलो श्रोताओं, आप लोगों के प्यार को देखते हुए आप लोगों के बीच फिर से एक नई कहानी लेकर के आया हूँ आप लोगों के मनोरंजन के लिए। तो मेरे कहानियों पर बने रहिए। इसी उम्मीद के साथ आज ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और आप लोग जिस तरह से मेरे कहानी का सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं, उसके लिए मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज के कहानी का शुरुआत करते हैं। सत्यरंजन हॉस्पिटल में अपने वार्ड पर आते हैं, जहाँ पर उसके बीवी भर्ती है। जैसे ही उस रूम में जूस का बोतल लेकर के आते हैं तो उसके बीवी बुलाती है, सत्या। तो इस नाम से वह चौंक जाते हैं और बीवी के पास जाकर एकटक देखे रहते हैं। सत्यरंजन 60-65 वर्ष का एक बुजुर्ग आदमी, जिसके बीवी आज 10-15 दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती है। डॉक्टर बताया है पैरालिसिस हुआ है, कुछ ही दिनों का मेहमान है, इसीलिए जितना संभव हो सके इसको प्यार से खुश रखकर इसकी सेवा हो, इसी में इसकी भलाई है। आज से लगभग 30-35 साल पहले एक दुर्घटना में सत्यरंजन के बीवी का याददाश्त भी चला गया है और अतीत का कोई भी घटना इसको याद नहीं है। पहले सत्यरंजन के बीवी सत्या नाम से ही बुलाती थी और अचानक हॉस्पिटल में यह नाम सुनकर अपने बीवी के पास चला आता है और देखते रहता है। सत्यरंजन को लगता है कि शायद इसके बीवी का याददाश्त लौट आया है। डॉक्टर ने बताया है कि इसका पैरालिसिस कहीं ना कहीं इसके मानसिकता से भी जुड़ा हुआ है। सत्यरंजन के बीवी का यह घटना सत्यरंजन के शादी से पूर्व का है। शादी से पहले एक दूसरे को पहचानते थे और एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते थे, बिल्कुल राधा कृष्ण की तरह। शब्द थे कृष्ण का तो तन-मन था राधा का। हमेशा एक दूसरे में डूबा रहता था, लेकिन घटनावश एक दूसरे बिछड़ जाते हैं और अपने मम्मी पापा और परिवार के चलते फिर से ये दोनों मिल जाते हैं। मिलते भी हैं तो उस समय किरण यानी सत्यरंजन के बीवी अपने पिछले जीवन की सारी घटनाएं भूल चुकी थी। केवल सत्यरंजन को सारी बात पता था और याद था। शादी भी एक दूसरे का हो गया है, लेकिन सत्यरंजन तो अपने बीवी को बहुत प्यार करता था और उसके बीवी उसे भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक अनजान लड़की से शादी होने पर जो रिश्ता रहता है वही था सत्यरंजन के बीवी के तरफ से। बचपन वाले और कॉलेज के टाइम के समय वाले प्यार किरण के तरफ से सत्यरंजन पर नहीं था। वो प्यार का एहसास नहीं था जो बचपन में किरण और कॉलेज के टाइम में जो प्यार सत्यरंजन से करता था। किरण से कुछ पल के लिए ही सही अपना पहला वाला प्यार पाने के लिए अपने बीवी किरण को
जीवन में घटी हुई एक एक घटना हर रोज अपने बीवी को सुनाता है और उसके बीवी भी सुनती है। कुछ याद रहता है तो कुछ भूल जाती है। अपनी बीवी के उस प्यार और एहसास को पाने के लिए सत्यरंजन की एक बेटी है और एक बेटा। सत्यरंजन की बेटी कॉलेज टाइम में ही किसी लड़का से प्यार करता है और अपना प्यार अपने पापा को आके बताता है। तो सत्यरंजन भी अपने बेटी को बहुत प्यार करती थी। वह उसके खुशी के लिए जिस लड़के से वह प्यार करती थी उसी लड़के से सत्यरंजन अपने बेटी का शादी करवा देता है। लड़का का एक मेडिकल का स्टोर है जो उसके बेटी और वो लड़का यानी सत्यरंजन के दामाद दोनों मिलकर चलाते हैं। वो सत्यरंजन का एक बेटा है जो हाई स्कूल के शिक्षक के काम करते हैं। तो अपने मम्मी का खर्चा सत्यरंजन को बेटा बेटी दोनों से मिल रहा था। इस तरफ से तो सत्यरंजन बहुत ही खुश था, लेकिन अपने बीवी के हालात पर बहुत दुखी था। सत्यरंजन के पुत्रवधू सत्यरंजन को और अपने सासू माँ को बहुत प्यार करती थी। अपने मम्मी और पापा का प्यार देता था और सत्यरंजन के पुत्रवधू को भी उनके सास ससुर अपनी बेटी जैसे ही प्यार देते थे। इसलिए सत्यरंजन के पुत्रवधू भी अपने माँ बाप यानी कि सास ससुर के हालात को देखते हुए बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सत्यरंजन को उसके पुत्रवधू बोलती है, पापा आप बचपन से आज तक जिस तरह से मम्मी से मिले थे, आप एक एक करके मम्मी को सारी घटनाएं सुनाते जाइए। शायद मम्मी का याददाश्त आ जाए और मम्मी ठीक हो जाए। सत्यरंजन अपने पुत्रवधू के ये बात सुनकर उनको बहुत संतोष मिलता है। सत्यरंजन अपना हाथ अपने पुत्रवधू के माथे पर रख देता है और दिल के गहराई से उनको आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद देते हुए बोलता है, ठीक है बेटी, आज से मैं तुम्हारे मम्मी को अपनी सारी घटनाएं एक एक करके सुनाता जाऊंगा। बोल करके खाना खाने चला जाता है। सत्यरंजन के पास बहुत ही आशा और इच्छा है कुछ ही दिन से ही और कुछ ही पल से ही उसको उसका प्यार मिल जाए और उसका जीना आनंदमय और बेहतरीन हो जाए। अगले दिन सत्यरंजन किरण से यानी अपनी बीवी से बोलते हैं कि आज से मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा, आप सुनोगी? तो सत्यरंजन की बीवी इशारे करके बताती है कि हाँ आप सुनाइए, हम आपके कहानियों को सुनेंगे। सत्यरंजन बोलना शुरू करता है। दीपंकर और अनिमेष दोनों बहुत दिनों से एक ही फूड डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कौन सा अनाज कहाँ पहुँचाना है और गोदाम में कितना अनाज है, सारा हिसाब का देखभाल दोनों एक साथ करते थे और दोनों में आपसी दोस्ती भी बहुत थी। दीपंकर के पास एक छोटी सी बहुत ही प्यारी लड़की थी और अनिमेष का एक लड़का। दोनों बच्चे एक साथ पढ़ाई करते थे और एक साथ खेलते थे। एक दिन दीपंकर अनिमेष के लड़का को बुलाकर अपने घर ले जाते हैं और बोलते हैं, बेटा आज तुम किरण के साथ ही रहना, अकेला छोड़कर मत चले जाना। आज मैं तुम्हारे चाची के साथ
एक काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों एक साथ रहना। वो दरवाज़ा बंद करके दोनों पढ़ाई करना। जब तक हम लोग नहीं आते ये दरवाज़ा मत खोलना। यदि कोई आए तो कह देना कि चाचा घर पे नहीं है, किसी काम से वो बाहर गए हैं। बोल करके दीपंकर और उसके बीवी घर के बाहर चले जाते हैं और किरण से बोल करके जाते हैं कि किरण, तुम सत्यरंजन से झगड़ा मत करना, ठीक से दोनों पढ़ाई करना। आते आते हम दोनों का रात हो सकता है। किचन में दोनों का खाना बनाकर ढक के रखा हुआ है। खाने के टाइम दोनों खा लेना और ठीक से रहना। किरण बोलती है, ठीक है पापा, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उस दिन दीपंकर अनिमेष को बोलकर उसके लड़का को अपने घर ले आया था और सच में ही उस दिन दीपंकर और उसके बीवी को घर लौटते हुए काफ़ी लेट हो चुका था, यानी रात हो चुका था। इसलिए सत्यरंजन को दीपंकर उस रात बोलते हैं, बेटा तुम्हें सुबह को घर पहुंचा देंगे, आज हम लोग के साथ ही रहो, ठीक है ना। उत्तर में सत्यरंजन बोलते हैं, ठीक है चाचा, आज मैं आप लोग के ही साथ रहूँगा, सुबह आप हमारे घर हमें पहुंचा दीजिएगा। दीपंकर और उसके बीवी दोनों बच्चों को खिला पिला कर उसके बेडरूम में छोड़ जाते हैं और दोनों खाना खाने चले जाते हैं। ठीक उसी बीच पता नहीं कहाँ से उस बच्चे के रूम में किसी तरह से आग लग जाता है और वो दोनों बच्चे आग आग करके चिल्लाने लगते हैं। तो चिल्लाने के आवाज़ से ये दोनों अपने खाने के रूम से दौड़कर आते हैं तो देखते हैं कि घर में आग लग गई है और आते आते दोनों के कपड़ों में आग पकड़ लेता है। तो इस चिल्लाहट में बगल वाले भी दौड़ के उस रूम में चले आते हैं तो देखते हैं कि सत्यरंजन के शर्ट को दीपंकर फाड़ करके खोल के फेंक देता है। तो फेंकते फेंकते सत्यरंजन का पीठ झुलस गया था और दीपंकर के बेटी का बाएं हाथ भी काफ़ी जल गया था। तो सत्यरंजन को और किरण को गाड़ी में उठाते हैं और दीपंकर हॉस्पिटल ले जाते हैं इलाज के लिए। हॉस्पिटल में इधर दीपंकर और तो दोनों बच्चों को गाड़ी से उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं उसके इलाज के लिए। तब तक इधर अनिमेष के बीवी अनिमेष और दीपंकर के बीवी रूम में जो आग लगी थी उसको निभाने लगते हैं। तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर जब देखते हैं और देख कर के बताते हैं कि सत्यरंजन तो ज़्यादा नहीं जला है, इसको कुछ दवा लिख देते हैं और दे देते हैं, सुबह शाम लगाने पर यह ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी लड़की को कुछ दिनों के लिए भर्ती करना होगा, इसका बाएं हाथ काफ़ी जल चुका है। और उसी दिन अनिमेष और दीपंकर का ट्रांसफ़र हो जाता है अलग अलग जगहों में। इस वजह से दीपंकर के परिवार और अनिमेष के परिवार दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और ये दोनों बच्चे भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जाते वक्त सत्यरंजन किरण के बाएं हाथ को देख रहा था और आकर के उस बाएं हाथ को टच करके बोल रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा है, बोलो।
तो किरण बोलती है, अपने माथा हिलाकर बोलती है हाँ। उसके बाद किरण धीरे धीरे सत्यरंजन से बोलती है, इसके बाद हम लोग कब मिलेंगे? तो उत्तर में सत्यरंजन बोलता है कि पता नहीं कब मिलेंगे। इस तरह से ये दोनों बच्चे और ये दोनों परिवार एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो श्रोताओं, आज इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद इसके बाकी का कहानी आप लोगों को इस कहानी के पार्ट 2 में सुनाएंगे। तो आप लोगों से इजाज़त मांगते हैं। यदि इस कहानी को अच्छा लगा तो कहानी पर बने रहिएगा और मेरे इस कहानी को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और ये कहानी कैसा लगा वो कमेंट कीजिएगा। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी का कहानी आप लोगों को अगले वीडियो में सुनाऊंगा। La 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 la